मेरा गुस्से की शिद्दत से बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर वालों ने भी मेरे साथ ज्यादती की थी। महज पैसों के लिए अंधे शक के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता था, कहीं पे अकेले आ जा भी नहीं सकता था, उसे मेरा हमसफर बना दिया था। घर वालों को तो इस चीज का फायदा हो गया था कि उन्हें जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे। अगर मैं कहाँ जाती, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी थी। फिर दरवाजे के अंदर वो आता दिखाई दिया। उसके साथ उसका वो मेल नर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वो उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा, मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैं आंसू पीती हाँ में सर हिला दिया और मेरा शोहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोल कर मेरे नकूश देखने लगा। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। शायद वो इस रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो उसकी दौलत से मरूब होकर शादी कर रही थी। उसे कैसे दुत्कार सकती थी। मैं एक पल भी उसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे छोटी छोटी बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा जहन यही सोच रहा था कि मैं इस जग से कैसे जान छुड़वाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने अमजद का चेहरा आ रहा था। तभी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं उसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ, आप उतनी देर आराम कर लें। उसे बिस्तर पर बिठाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस मुलाजमा को कहाँ पर ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते साथ ही अपनी मजबूरियों की लंबी दास्तान सुनाई थी। और अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं लाउंज से बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजिमों के क्वार्टर थे। चौकीदार मुझे देखकर हैरान रह गया। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उसे कहा मुझे शब्बों से बात करनी है। कहाँ है वो, उसे बुला दो। तभी चौकीदार शब्बों को बुला कर लाया। वो शायद सो रही थी। वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैं उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ पर रख दी जो मेरे शोहर ने जेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वो अंगूठी बहुत पसंद थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे अपनी पसंदीदा चीज की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने शब्बों को कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा वो काम कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी जरूरियात भी पूरी कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वो ठिठक कर रह गई। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर ये पता चल गया तो न जाने क्या होगा। बीबी जी, आप ऐसा मत करें। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया और उसे कहने लगी कि फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई चारा नहीं था। तभी वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपनी जगह बिस्तर पर लेटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शिकस्ता अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो झुकी नजरों के साथ वहां से चली गई। वो गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे ये काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई और सोचने लगी कि बरवक्त मेरे दिमाग ने काम किया, वरना इस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, उसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता था और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपने अम्मी अब्बू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था, इसके बाद मैं वापस जाने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी खुद आ गई और रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और शिकवा करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने नहीं आई। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल पसेज गया था। तभी मेरा शौहर भी कहने लगा कि तुम उनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। यूं मैं बुझे दिल से अम्मी के साथ रहने के लिए आ गई थी और फिर एक दिन मेरी अमजद से मुलाकात हो गई। उसको देखकर मेरी पुरानी मोहब्बत बेजार हो गई। उसने भी एक शिकवा भरी नजर मुझ पर डाली और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया था। वो उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू ना पा सकी तो बालाखिर मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर उससे मुखातिब हो बैठी थी। और फिर उसकी शिकवे भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत दुखी है, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं दुखी थी और इस सब में मेरा कोई कसूर भी नहीं था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे जहन में घिनौना ख्याल आया था और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को पाया तकमील तक कैसे पहुंचाऊं। घर आने के बाद मैंने अपने मंसूबों पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया था। वो मुलाजिमा अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था, वो ये बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। दूसरी तरफ सफदर था जो मेरे शोहर का चमचा था। उसका बहुत ज्यादा मुखलिस था, हर बात उसे बताता था। उसे रास्ते से हटाने के लिए फिर मैंने ये मंसूबा बनाया। आधी रात को फोन करके उसे अपने कमरे में ये कहकर बुलाया कि मेरे शोहर की तबीयत खराब है। वो फौरन से कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी
मेरा शौहर भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो मुझसे रोने का सबब पूछने लगा तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे सेक्रेटरी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। सफदर ये सुनकर परेशान हो गया। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने वही सुना जो मैंने सुनाया था और वही देखा जो मैंने उसे दिखा रही थी। उसने सफदर को नौकरी से निकाल दिया था। सफदर ने बेबस गुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे मंसूबे के तहत मैंने अपने शौहर को कहा कि मेरा दूर का कजन है और उसे नौकरी की तलाश है, वो आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगा कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो सही ही होगा, यूं भी तुमसे ज्यादा मेरे साथ और कौन मुखलिस हो सकता है। उसकी बात सुनकर एक पल को मैं शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं उसके साथ क्या कर रही थी और उनके मेरे बारे में जज्बात कैसे हैं। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मैंने अमजद को घर में रख लिया, उसे सफदर की जगह दे दी और वो भी मेरी वजह से ये काम करने पर तैयार हो गया था। यूं भी इतना बड़ा घर था, यहाँ वो आराम से रह रहा था, उसे किसी चीज की कमी भी नहीं थी। यहाँ पर उसे मेरी कुर्बत भी मैसर थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे। मैं अपनी मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद अमजद के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरा शौहर कहने लगा, मैं काम के सिलसिले में बाहर के मुल्क जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं बुकला गई कि अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो अमजद भी उनके साथ जाएंगे और अमजद के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बात में मैंने उनसे पूछा कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। वो कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई, भला इस बात पर मुझे क्या एतराज हो सकता था। फिर वो मुल्क से बाहर चले गए। ये 1 महीना मैंने बहुत भरपूर अंदाज से गुजारा था। अपने शौहर के पैसे का इस्तेमाल करते हुए अमजद के साथ ऐश कर रही थी। पूरे पाकिस्तान में वो जगह जहाँ पर मैंने जाने का तसव्वुर भी नहीं किया था, उन सब जगहों पर ना सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया था। जिंदगी में आने वाली ये लम्हात हम लोगों के लिए भरपूर तरीके से गुजार रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे। और फिर 1 महीने बाद जब मेरा शौहर घर आया तो पहले से बदला हुआ था। उन्होंने मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात की, मगर फिर भी उनका लहजा बदला हुआ था। देखने में वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो चुके थे। उनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। रात को फिर जब मामूल के मुताबिक मैंने मुलाजमा को अपने कमरे में बुलाया और फिर खुद अमजद के कमरे में चली गई। उसके कमरे में गए थोड़ी ही देर गुजरी थी तब दरवाजा खुला और पूरे कमरे की लाइट ऑन हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जब आंख खोली तो घर में गुर्बत का माहौल था। सारी जिंदगी मैंने हर चीज के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 5 बहन भाई थे। बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी थी। यूं घर के कामकाज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही आती थी। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी ये रायत मिल जाया करती थी। अम्मी के अताब का निशाना मैं ही बना करती थी। अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा एतराज था। उन्हें मेरे सहेलियों के घर आने जाने और ज्यादा वक्त छत पर गुजारने पर गर्ज ये कि सारी बातों पर ही एतराज था, जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, बस हमें पैदा किया है कि दुनिया में जाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। दोनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी तो घर में फाके की नौबत भी आती थी। हमें अच्छा खाना शायद महीनों बाद ही नसीब होता था। अमजद मेरी जिंदगी में बहार की मानिंद आया था। वो लोग कुछ टाइम पहले ही मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। उधर घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और हमसे भी ज्यादा देर गुजरे थे। हमें एक ये फायदा था कि कच्चा ही सही मगर अपना तो घर ही था। वो लोग बेचारे तो अपने घर से भी महरूम थे। अमजद की कोई नौकरी भी नहीं थी। वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब अमजद ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा ने अब्बा से कहकर ये रिश्ता मुस्तरद कर दिया कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वो कोई नौकरी करता है। ऐसे निकट्टू इंसान के साथ ब्याने का क्या फायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रो के मैके चली आए। माँ की बात एक हद तक माकूल थी, मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। उन दिनों अब्बा अम्मा के साथ ना जाने क्या सरगोशियां करते रहते थे और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं काफी अथरी लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे ही कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी मर्जी जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी, वो निकट्टू जो 10 रुपए भी नहीं कमाता तो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, तो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो अब्बा भी इस रिश्ते के हामी थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को गुर्दों का मसला था और पिछले 23 सालों से शुगर की बीमारी भी थी। और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया था तो ये उनके बॉस ने बहुत माली मदद की थी, जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाजा हुआ था। और जब शादी से पहले मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेरों कपड़े आए
तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं वक्ती तौर पर बहल गई। अब मैं शादी की तैयारियां करने लगी थी, मगर जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरा होने वाला शोहर अंधा था और नजर नहीं आता था, तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, तो क्या हुआ? लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तू। और तुम्हारे अब्बा क्या कह रहे हैं कि उसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही उसका एक्सीडेंट से उसकी नजर चली गई है और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नजर वापिस आ जाए। तुम क्यों फिक्र करती हो? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी, मगर मेरे दिल में उस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हुई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह करने चली गई थी, जिसने अपने पैसे के बलबूते पर मजदूरी होने के बावजूद मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर किया था। मैं दिल ही दिल में बेतहाशा नफरत और बदगुमानियां लेकर इस घर में आई। उसे अपने रूबरू देखकर मेरे दिल में उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उसकी कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और बल आखिर अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं उसके घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी गुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी और दूसरा मेरा महबूब हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी। हर आसाइश मुझे मैसर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश थे, तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शोहर खड़ा था, बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर उसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस पे सांस आई थी। काफी देर तक वो वहीं खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए थे। वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था। अपने शोहर की ये कमजोरी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शोहर बैठा हुआ था और हैरानगी की बात यह थी कि उसके हाथों में अखबार था। आंखों पे ग्लासेस टिकाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मैंने और अमजद ने हैरान परेशान नजर एक दूसरे पर डाली थी। ये सब क्या था? तभी मेरे शोहर ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं अब बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था। मेरी आंखें वापिस आ गई हैं। उसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। इसका मतलब ये था कि रात को जो कुछ भी हुआ था उसने वो सब देख लिया था और उस पर मेरी हकीकत खुल गई थी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो जख्मी था अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगा, मैंने तुम पर एतबार किया था, सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने सफदर पे इल्जाम लगाया था तो तब मैं चूक गया था और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने सफदर को अपने ऑफिस में बुलाया था और उसने जाते हुए मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। इस सब में न जाने तुम्हारा क्या मकसद था और मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे ये खबर नहीं थी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। अब जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापिस आया, तुमने जब मुलाजिमों को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठिठक गया। मुलाजिमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उसे ये बात की और उससे सब कुछ पूछा तो पहले तो वो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर शदीद गुस्से की एक लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए इस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी। उसने मेरे हाथ में खाकी रंग का लिफाफा पकड़ाया और कहने लगा, इसमें तुम्हारी तलाक के कागजात हैं, मैं तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद करता हूँ। मैंने बेयकीनी सी नजर उस पर डाली थी। उसने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया था। तभी उसने एक और फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा, एक छोटा सा अपार्टमेंट जो मैंने तुम्हारे नाम खरीदा था, क्योंकि ये तुम्हारा ही तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा हुआ था, तो मैं ये तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहे इसका करो और मुबारक हो, तुम आजाद हो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों मरे मरे कदमों से वापस निकले थे। ये भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम पे ये अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापिस आते हुए मैं कपड़े और तमाम जेवरात भी उठाकर ले आई थी, जो कि काफी टाइम तक हम दोनों की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी था। हम दोनों इस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने अमजद पर जोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली थी। सारा दिन वो घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात खत्म होने लगे थे। अब मैं झुंझलाने लगी थी। सुबह शाम मैं अमजद को कहती कि काम धंधा करो, आखिर कब तक यूं ही घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे ये बात कहती तो वो प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से ये बात कह रही थी, इस वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। जब भी मैं उसे कमाने की बात करती तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगता, मुझे मारने लगता। वो तो निखट्टू इंसान था, उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी। वो दिन आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था, इसके अलावा उसमें और कोई गुण नहीं था। मगर अफसोस कि मैं उन्हीं खूबियों की वजह से उस पर मरती थी। अपना हंसता बसता घर उजाड़ बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे, वो मेरी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे और यहाँ पर मैं हर वक्त जलते कटते दिन गुजार रही थी। तालीम भी मेरी मैट्रिक थी, मुझे किसी भी अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में काम करती रहती थी।
जब मैं घर आती तो मेरा शोहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मसरूफ होता। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और सारे दिन की थकी मैं घर के कामों में मसरूफ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मुझे वो अपने ऐश वाले दिन याद आते जो मैंने अपने पुराने शोहर के घर में गुजारे थे। अब तो वो दिन जैसे मेरे ख्वाब ही बनकर रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से जैसे अजियत और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर थी। अम्मा के घर जाती तो मुझे देखकर वो मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। मैं रोते हुए चेहरे के साथ वहां से वापस आती। घर में नौकरों जैसी मेरी जिंदगी बनकर रह गई थी। अगर मैं माँ बाप की बात मानती और सब्र से काम लेती, अपने शोहर को इज्जत और मोहब्बत देती। अम्मा ने मुझे कहा भी था ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही नफरत में बावली होती जा रही थी। आज उसके साथ उस घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते होती। अब तो उसकी आंखें भी वापस आ चुकी थी। अम्मा सही कहती थी कि तुम सदा की जल्दबाज हो, और इसी जल्दबाजी में मैं कहीं की भी नहीं रही। अब मुझे अमजद के साथ ही गुजारा करना है, क्योंकि मेरा अपना इंतखाब था और अमजद को पता था कि मुझ पर वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझ जैसी औरतों का ऐसे ही इबरतनाक अंजाम होता है।